हेलो एवरीवन। पिछले 2-3 महीनों से मार्केट में गिरावट दर्ज हुई है। कई इन्वेस्टर्स चिंतित हैं और कई इन्वेस्टर्स को ये बाजार में मौका दिख रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बुला के एनालिसिस किया जाए। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर कृष्ण शंकर शर्मा, जो एक इन्वेस्टमेंट कोच और कीनोट स्पीकर है। उनका इकोनॉमिक्स और बिहेवियरल साइंस पे बहुत अच्छी पकड़ है। ही वर्क्स विद द लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी, taking on various responsibility including research, portfolio management service and institutional business, and dedications over 32 years to investors awareness and educations in various parts of the country. So let's welcome to Krishan sir. So namaskar sir, good to see you, see you Ketan bhai also, and thank you for this opportunity. मुझे हमेशा निवेश और बाजार के बारे में बात करना अच्छा लगता है और यही मौका आपने मुझे दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात बाजार के गिरावट की, आपने वहीं से शुरू किया कि पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट पिछले करीब करीब 5 महीनों से बाजार में लगातार गिरावट है और अच्छी खासी गिरावट बाजार में हुई है। निफ्टी की बात करें तो 16% के आसपास की गिरावट है और मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो टेक्निकल रूप से मंदी कह सकते हैं, क्योंकि वहां गिरावट 20% से ज्यादा है। तो एक बहुत रुचिकर बात है, सुनने में तो अच्छी नहीं लगेगी लेकिन है रुचिकर, और वो ये है सर, आप बताएं, केरी भाई, केतन भाई, आप भी बताएं, बाजार गिरना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? क्योंकि मैंने ये किस लिए पूछा, मैंने एक सिंपल एक कारण की वजह से पूछा कि हमारे अंदर, हमारे इंसान के अंदर एक दुविधा है, और दुविधा ये है कि हम क्या करते हैं। हम वो करते हैं जो हमारे लिए सही है, या हम वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, हमें अच्छा लगता है, हमारे हमें महसूस अच्छा कराता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर एक को अच्छी हेल्थ चाहिए, और दुनिया का हर व्यक्ति जानता है कि सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। इससे आपको अच्छी आबो हवा मिलती है, अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, शरीर की वर्जिश होती है और स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि जितनी आप फ्रेश ऑक्सीजन सुबह की लेंगे उतनी आपकी धमनियां अच्छी होंगी, और उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उतना आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उतनी आपकी मसल्स अच्छा काम करेगी, उतना अच्छा आपकी पाचन शक्ति होगी और उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य होगा। अब दो बातें हैं, हम सभी जानते हैं कि हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, और हम सभी जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक सर्वोत्तम साधन है अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने का। मुझे एक बात बताएं सर, ज्यादातर लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बहुत कम जाते हैं सर। बहुत कम जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमें क्या बात समझ में आई? अगर हेल्थ के लिए भी हम वो काम नहीं करते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता है, मॉर्निंग वॉक अच्छी नहीं लगती है, सही है, अच्छी नहीं लगती है, तो मैं बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के कहूंगा, मेरी बात हो सकता है सुनने वालों को अच्छा ना लगे, समय समय पर बाजार का गिरना अच्छा लगना चाहिए। वो मॉर्निंग वॉक जैसा ही है। ये बहुत जरूरी है कि बाजार गिरे। अगर बाजार नहीं गिरेगा तो एक बड़ी भारी समस्या पैदा होती है, और इस समस्या के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। पहले उसके बारे में बात करूं कि बाजार गिरना क्यों अच्छा है, ताकि हम बाजार के गिरने को एक पॉजिटिविटी के साथ लें, एक इस तरह से बाजार को गिरने को देखें कि अगर ये आपकी इच्छा का नहीं हो रहा है तो जश्न मनाइए, ये ईश्वर की इच्छा का हो रहा है, और ईश्वर आपके लिए अच्छा ही सोचता है। बहुत सिंपल सी बात, एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं मैं। मेरी आवाज़ सबको साफ है? आप चैट बॉक्स में थोड़ा बता सकते हैं, अगर समस्या है तो बताइएगा। अम, आराम से, ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो यस सर। एक बहुत पुरानी कहानी है कि भाई 1929 की कहानी आपको सुनाता हूँ। 1929 में क्या हुआ, एक दिन वॉल स्ट्रीट जो स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क का, वहां पर लंच ब्रेक हुआ, और लंच ब्रेक में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, नाम है जोसेफ कैनेडी, जिनके बेटे बाद में जाके 1960s के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जॉन कैनेडी, उनके पिता की बात कह रहा हूं। वो अपने समय के अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टर थे। तो वो लंच करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज के बाहर ऐसे गलियों में घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे। खाना खाने के बाद हम लोग वॉक पे जाते हैं, तो वो वॉक कर रहे थे। अचानक से वहां पर उनको, जब एक गली से निकल रहे थे तो वहां कुछ लड़के बैठे थे जो शू शाइन करते हैं, शू पॉलिश करते हैं। बॉम्बे अगर आप गए तो बॉम्बे में आपने देखा होगा, जगह जगह लोग बैठे रहते हैं जो शू पॉलिश करते हैं। तो वहां से एक लड़के ने कहा कि आपका जो शू है वो चमक नहीं रहा है, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपके जूते को चमका सकता हूं और बहुत कम पैसे लगेंगे।
जोसेफ कैनेडी फुर्सत के मूड में थे, उनके पास काम नहीं था, टहलने आए थे। उन्होंने हाँ कर दिया और कहा कि हाँ ठीक है, तुम मेरे जूते चमका दो। अब वो लड़का शू को साफ कर रहा है और शू को पॉलिश कर रहा है, चमकाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में वो लड़का बातचीत शुरू करता है, यंग लड़का है, शू पॉलिश करता है, और वो कहता है जोसेफ कैनेडी से, जो अपने समय के अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनसे कहता है कि आपने ये शेयर खरीदा है क्या? मेरे पास टिप आई है कि यह शेयर अगले सप्ताह में दुगना होने वाला है। ये बात उसने कही कि, और भाई ये बात कहते ही आप जानते हैं जोसेफ कैनेडी ने क्या किया? जोसेफ कैनेडी ने कहा अपने सेक्रेटरी को कि जितना भी हमारे पास स्टॉक्स की होल्डिंग है सब बेच दो, सब बेच दो। मेरा सवाल यह है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कि भाई आप बोल सकते हैं, किरण भाई आप भी बोल सकते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो कि तो जो शेयर इन्फो को दुगना होने की बात कर रहा था, वो शेयर को दुगना होने की बात कर रहा था, बाजार लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में वो अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि जितना माल है सब बेच दो। ऐसा क्यों हुआ? कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम्म। वो एंड यूजर्स तक पहुंच गई है, और मार्केट हम्म। में आपको तभी मिलता है जब हम्म। आपके पास एक लौटी खबर होती है। राइट। ओके। एक बहुत आसानी से हमें ये बात समझ में आएगी। आप ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। 32 ईयर्स मुझे इस बाजार में हो गए हैं। मैंने पहला इन्वेस्टमेंट 1992 में किया था केरू भाई, और उसके बाद में मैंने लगातार बाजार को बढ़ते हुए देखा और गिरते हुए भी देखा है। एक सवाल आपसे पूछूंगा, आप अपने अनुभव से बताइएगा। हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं, एक जो बाजार में इन्वेस्ट करता है और एक जो बाजार में इन्वेस्ट नहीं करता है। और हर एक व्यक्ति जीवन में कभी न कभी आके पहली बार बाजार से जुड़ता है, मतलब उस दिन के पहले उसने कभी निवेश किया ही नहीं है। कोई ना कोई दिन हमारे जिंदगी में ऐसा आता है जब हम पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हर एक के साथ ऐसा होता है, उसके पहले कभी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता है। तो मेरा आपसे सवाल है, हर नया आदमी जो इस बाजार में आता है वो कब आता है? जब बाजार ऊपर जा रहा होता है कि नीचे जा रहा होता है? कब आता है वो बाजार में नया आदमी? यस, आप अनम्यूट पे हैं। आप म्यूट पे हैं, आपको अनम्यूट करना होगा। ओके, जब ऊपर जाता है, मुझे चैट बॉक्स में जवाब आए, जब मुझे ऊपर जाता है, बिल्कुल सही कहा। और यही मेरा अनुभव है, यही मेरा एक्सपीरियंस है। 32 साल से म्यूचुअल फंड में मैंने काम किया है। मैं इन्वेस्टर्स से मिलता हूं, ब्रोकर से मिलता हूं, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता हूं, ब्रोकर्स के एम्प्लॉय से मिलता हूं, बैंकर्स वेल्थ मैनेजर से मिलता हूं, जिनसे भी मैं मिलता हूं, 99% वही लोग हैं जो कभी न कभी इस बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। एक बहुत मजेदार चीज मैंने देखी है कि हर नया आदमी जिसने जिंदगी में पहले कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, वो बाजार में तभी इन्वेस्ट करता है जब वो देखता है कि बाजार लगातार ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसा हमें प्राणों से प्यारा है और हमें डर लगता है कि बाजार गिरने पर मुझे पैसे का नुकसान हो जाएगा। और जब हमारे मन में भावना आती है कि बाजार बढ़ता ही रहेगा, तब हम बाजार में निवेश करते हैं। और जो जितना कमजोर आदमी होता है वो उतना देरी से बाजार में आता है, क्योंकि उसमें हिम्मत कम होती है। अब एक शू पॉलिश करने वाला केयूर भाई, एक लड़का जो सुबह खाता है और शाम को, सुबह कमाता है तो शाम को खाता है, रोजाना कमाता है तो रोजाना खा सकता है, बहुत गरीब तबके का आदमी है, वो समाज का आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है, वो अगर स्टॉक मार्केट में निवेश करने आता है, इसका मतलब क्या हुआ? कि समाज का सबसे कमजोर आदमी बाजार में आ गया है। और जब हम सभी जानते हैं कि किसी भी समाज में कमजोर लोगों की संख्या ज्यादा होती है, मजबूत लोगों की संख्या कम होती है, अगर आपको ये सूचना मिल जाए कि समाज का सबसे कमजोर तबका भी बाजार में निवेश करने लगा है, तो एक सवाल का जवाब दीजिए, बाजार में कमजोर लोग ज्यादा हैं कि मजबूत लोग ज्यादा हैं? कौन लोग ज्यादा हैं? तो कमजोर लोगों की संख्या ज्यादा है, कमजोर की ट्रेडर्स। संख्या ज्यादा है। और जब कमजोर की संख्या ज्यादा होगी, वो बाजार को मजबूत करेंगे कि कमजोर करेंगे? कमजोर। कमजोर करेंगे। अब बाजार को अगर मजबूत रहना है, बाजार को अगर जिंदा रहना है, तो बाजार को क्या चाहिए? कि उसके पास कमजोर लोग ना हो, कमजोर लोग उसको छोड़ के चले जाएं। उसके लिए बाजार को क्या करना होगा? करेक्ट होना पड़ेगा। करेक्शन करेक्ट करना होना। पड़ेगा। इसीलिए इसको करेक्शन कहते हैं। इसका कारण ही यही है इसको करेक्शन कहने का। अगर बाजार लंबे समय तक नहीं गिरता है बिना करेक्ट हुए, जो अमेरिका में हुआ,
आप जानते हैं क्या होता है, ऐसी मंदी आती है कि आपकी उम्र में दोबारा नहीं आती है। 1929 में अमेरिका में हुई और 1989 में जापान में हुई, क्योंकि वहां लगातार कई सालों तक बाजार बढ़ता रहा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं कि सर, कि 1929 जिस दिन जोसेफ कैनेडी ने बेचा, वो पीक था 381 डाउ जोन्स का, उसके बाद गिरने लगा और अगले 2 साल में 1931 में डाउ जोन्स 39 पर आ गया। 90% फॉल, 39, 381 से 39। और वापिस आने में 27 साल लगे। कितने साल? 27 साल। क्या आप चाहते हैं कि हमारे बाजार के साथ ऐसा हो? अगर आप चाहते हैं कि हमारे बाजार के साथ ऐसा ना हो, तो बाजार को गिरते रहना चाहिए, वक्त वक्त पे, समय समय पर गिरते रहना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं कि बाजार गिरना क्यों जरूरी है और बाजार क्यों गिरा, हम वो बात भी समझते हैं। यह हमारे लिए समझना सबसे जरूरी बात है। मैं आपके साथ एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। मैं हर स्लाइड तो नहीं चलाऊंगा, लेकिन कुछ जरूरी स्लाइड्स हैं जो कि मैं आपके साथ बात करता चलूंगा, क्योंकि हम बाजार की बात कर रहे हैं। तो बाजार की बात करने में हमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी टेक्निकल बातें भी करनी होती है, जिसके लिए चार्ट्स देखना हमारे लिए जरूरी होता है। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन शेयर किया है। इज इट विजिबल? यस सर। तो बाजार की गिरावट को लेके, बाजार में जो कैओस है, बाजार में जो गिरावट है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे और बहुत आसानी से हम बात करेंगे। उसके पहले मैं एक सवाल के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले मैं आपके सामने एक व्यक्ति का नाम लूंगा। क्या आपने उस व्यक्ति का नाम सुना है? यस या नो, उस पर आप जवाब जरूर दीजिएगा। एवरीवन प्लीज, है ना, प्लीज जवाब दीजिए, क्योंकि हमें तभी हमें बात समझ में आएगी और ध्यान से हमें समझने की बात है। मैंने चैट बॉक्स भी देखना शुरू कर दिया है। उस व्यक्ति का नाम है, उस एक व्यक्ति है जिसका नाम है उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट, क्या आपने नाम सुना है? यस, सुना है। यस सर। यस, 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 यस सर। चलिए, जबरदस्त तरीके से मुझे यस जवाब मिला है। मैं एक और व्यक्ति का नाम लूंगा। उसका नाम है इल्यूट किपचोगे। इल्यूट किपचोगे, आपने नाम सुना है या नहीं सुना है? से यस, नो। नहीं। नो, नो। नो, नो, नो। ओके, नो। अब मैं आपको बताता हूं दोनों कौन है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जो उसेन बोल्ट है, ये दुनिया में 100 मीटर की दौड़ सबसे तेज दौड़ने वाले रनर हैं। ये 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं और 9.25 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ को खत्म वो करते तो हैं। सही। राइट, 100 मीटर। एलिउड किपचोगे जो है दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन हैं, ये भी रनर हैं, लेकिन ये वर्ल्ड चैंपियन हैं मैराथन के 42 किलोमीटर की दौड़ के। और 42 किलोमीटर लगातार दौड़ते हैं और इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन रिकॉर्ड बनाया है, जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। और ये 2.5 घंटे में अपनी दौड़ खत्म करते हैं। ठीक है, कौन सा मुश्किल काम है? कौन सा मुश्किल काम है? 42 किलोमीटर आप में से कितने लोग दौड़ सकते हैं? दौड़ पाएंगे कि नहीं दौड़ पाएंगे? बहुत कम सर। बहुत 100 मीटर, 100 मीटर सभी दौड़ सकते हैं ना? यस सर। यस सर। 100 मीटर सभी दौड़ सकते हैं ना? तो मेरा सवाल सुनिएगा, और आपके पास जवाब नहीं होगा और जवाब होगा ही नहीं, तब भी मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। आप उसेन बोल्ट को क्यों जानते हैं और एलिउड किपचोगे को क्यों नहीं जानते हैं? बहुत सिंपल सा जवाब दूं मैं आपको, लॉन्ग टर्म माइंडसेट। हम अभी क्या हो रहा है हमेशा उसी पे ध्यान देते हैं, क्योंकि उसेन बोल्ट 9 सेकंड में दौड़ खत्म कर देते हैं, तो उसकी दौड़ देखने में मजा आता है। लेकिन अगर आपको ओलंपिक स्टेडियम में बैठा दिया जाए और कहा जाए कि 2.5 घंटे तक आपको एक आदमी को दौड़ते हुए देखना है, ये मजा है कि सजा है? बताइए। बिल्कुल सजा है सर। ये सजा है। तो सर यही सेम। ठीक है, सर यही सेम लाइक टेस्ट मैच और T20 क्रिकेट। बिल्कुल यही मजा, यही हमें बात समझनी है। हमें अभी बाजार में क्या हो रहा है उसको देखने की इच्छा होती है, हमें अभी बाजार में क्या हो रहा है उसको समझने की इच्छा होती है, हमें अभी बाजार में क्या हो रहा है उसको जानने की उत्सुकता होती है। पर बाजार में अगले 5, 10, 15 साल में क्या होगा और पिछले 5, 10, 15 साल में क्या हुआ, ये हमें मतलब नहीं होता है। और जब तक हमें वो मतलब नहीं होगा, हमें इन्वेस्टिंग कैसे समझ में आएगी? राइट, हमें ये बात समझना है। और इसका साइकोलॉजिकल कारण ये है कि हमारे अंदर लॉन्ग टर्म माइंडसेट नहीं है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट नहीं है। जब तक लॉन्ग टर्म माइंडसेट नहीं होगा, हम एक इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे, हम ट्रेडर बन के रह जाएंगे। और ट्रेडर अगर आप हैं, तो आप पैसा बनाते नहीं हैं, आप पैसा कमाते हैं। पैसा आप तभी कमाते हैं जब दूसरे की जेब से पैसा निकलता है। इसका मतलब यह है, ट्रेडिंग में आप तभी पैसा कमाएंगे जब कोई पैसा खोएगा।
अगर आपने सुबह शेयर खरीदा है और शाम को उसको बेच के 100 रुपए कमाए हैं, तो यकीन मानिए 100 रुपए आपने तभी कमाए हैं जब किसी को उस शेयर को बेचने से 100 रुपए का नुकसान हुआ है। एक का नुकसान दूसरी की आमदनी ट्रेडिंग में होता है, पर इन्वेस्टिंग में दोनों ही कमाते हैं, राइट। तो इन्वेस्टिंग में हम पैसा कमाते नहीं हैं, पैसा बनाते हैं। और इन्वेस्टर आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आपके पास लॉन्ग टर्म माइंडसेट नहीं है। मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपसे कहने जा रहा हूं, मेरी बात आसानी से समझ में नहीं आएगी, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। आपको अभी ये नहीं समझना है कि बाजार में क्या हो रहा है, आपको ये समझना है कि बाजार में जो हो रहा है उसका प्रभाव क्या होगा, राइट। केरू भाई, आपने कभी चेस खेला है? सर नहीं खिला है। खेला? किधर में आपने खेला है? हाँ, मैंने खेला है सर। तो जब आप चेस खेलते हैं तो आप जब अपनी चाल चलते हैं तो आप क्या ध्यान रखते हैं? और अपना किंग और क्वीन को बचाने के पहले तो ये वो रहती तो है। उद्देश्य है, वो उद्देश्य है आपका, ठीक है। हाँ, लेकिन जब आप चाल चल रहे हैं, मुझे ये चाल चलनी है, तो आप क्या सोचते हैं उस वक्त? सामने वाला का क्या हो किल कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसको सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग कहते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि मेरे मेरे को क्या चाल चलनी है, आप ये सोचते हैं कि मेरे चाल चलने पर वो क्या चाल चल सकता है। है। और फिर आप ये भी सोचते हैं कि अगर वो ये चाल चलेगा तो मुझे क्या करना है, ये भी सोचते हैं ना। यस यस। बराबर। थर्ड लेवल तक सोचते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट भी चेस का खेल है। आपको ये समझना नहीं है। मैं जानता हूं हम क्या समझना चाहते हैं, बाजार क्यों गिरा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो बाजार अभी गिरा है, इस चाल का, ये बाजार ने चाल चली है, इस चाल का रिएक्शन आपको क्या देना है और इसका प्रभाव आगे जाके क्या होना है। तो बाजार 2025 में कैसा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाजार 2026-27 में कैसा होगा ये इंपॉर्टेंट है। वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो बाजार की चाल है ये क्यों हुई, आइए वो भी समझते हैं, और बहुत सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक चार्ट दिखाऊंगा, लेकिन उस चार्ट को दिखाने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछूंगा, और वो ये है कि हम सभी जानते हैं कि शेयर मार्केट बढ़ता है और गिरता है। हम सभी मानते हैं कि शेयर मार्केट तब बढ़ता है जब शेयर की प्राइस बढ़ती है, शेयर के भाव बढ़ते हैं। और हम सभी जानते हैं कि शेयर के भाव लॉन्ग टर्म में बढ़ते हैं, कुछ शेयर्स के नहीं बढ़ते हैं, कम भी हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में जिस शेयर के भी भाव बढ़ते हैं, उसके भाव बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? बहुत से कारण होते हैं, आपको एक ही कारण चैट बॉक्स में लिखना है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, क्या कहेंगे आप? only one reason. हेलो, Okay, क्या जो we can सही है, यस सर। शेयर के भाव बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? Just give me one important reason. Earning per share. That's great. Super. Okay. What else? Foreign investors आते हैं, इस पे और सवाल खड़ा हो जाता है। ओके, अच्छा, ट्रेंड क्यों बनता है? किसी ने बोला ट्रेंड की वजह से शेयर्स के बाजार के भाव बढ़ते हैं। तो ये ट्रेंड बढ़ने का कारण क्या होता है? दूसरा सवाल आने का मौका मत दीजिए, वो ट्रेंड बना क्यों, ट्रेंड क्यों बना, फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों आया, ये देखिए। दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक अंतिम कारण क्या होता है कि शेयर की प्राइस बढ़ी है? ग्रोथ इन द इकोनॉमी। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूं, अगर किसी को भी पूछ लीजिए दुनिया में, एक बात पूछा गया है, शेयर का प्राइस अभी बढ़ता है। हम अनम्यूट करेंगे क्योंकि वो आवाज आ रही है कुछ। यस। तो अब देखिए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए जो बाजार का विद्वान है, आपको एक डायलॉग मारेगा। और डायलॉग ये है, इक्विटीज आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स। इक्विटी शेयर प्राइस इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो शेयर जिस कंपनी का है उस कंपनी का मुनाफा बढ़ता है। बाकी सारे कारण छोटे कारण होते हैं, ये सबसे बड़ा। अगर किसी कंपनी का मुनाफा नहीं बढ़ रहा सकता है, तो मैं अनम्यूट हो गया हूं, मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। अभी आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। हाँ, चलिए ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं कोविड के बाद क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। और मैं आपके साथ बहुत सी बातें करने वाला हूं, ट्रम्प की बात करने वाला हूं, ट्रम्प गलती क्या कर रहे हैं वो भी बात आपके साथ करने वाला हूं, ट्रम्प की वजह से बाजार क्यों सहमा है वो छोटी सी बात करूंगा, जल्दी से बात करूंगा, सीधी बात करूंगा ताकि समझ में आए। FIIs क्यों बेच रहे हैं ये बात आपसे करूंगा, इकोनॉमी अर्निंग्स में क्या हो रहा है ये मैं आपसे बात करूंगा, इतिहास में क्या हुआ है वो भी मैं आपसे बात करूंगा,
और हमें क्या ध्यान रखना है वो भी मैं आपसे बताऊंगा। अब आप ये तस्वीर आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपको मैं 3 चीजें दिखा रहा हूं। ये जो पीला कर्व है, पीले रंग का है, ये है बाजार का वैल्यूएशन, बाजार कितना महंगा है। ये जो काला रंग है, ये है बाजार के निफ्टी 50 सेंसेक्स का मुनाफा, सेंसेक्स का मुनाफा कितना बढ़ रहा है। और ये जो लाल कर्व है, लाल कर्व है सेंसेक्स, वो कितना बढ़ रहा है या गिर रहा है। फिर भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे, तीनों को ही मैंने 100 के आंकड़े से स्केल ऑफ 100 मैंने शुरू किया है, तीनों स्केल ऑफ 100 है। अब आप देखिए, शेयर का प्राइस इसलिए बढ़ता है कि कंपनी का मुनाफा बढ़ता है, हमेशा याद रखिए इस बात को। यहां पर काले रंग से मुनाफा है, मुनाफा बढ़ रहा है। लेकिन पिछले 5 साल से हम लगातार क्या देख रहे हैं, कौन ज्यादा बढ़ रहा है? शेयर की प्राइस। अगर आप देखें लाल रंग, लाल कर्व जो है, ये काले कर्व से लगातार ऊपर है, लगातार ऊपर है। अब आप ही सोचिए लॉजिकली, क्या ये संभव है? जिन चीजों को साथ चलना चाहिए वो कब तक अलग अलग चल सकती है? अगर आप अपने परिवार के साथ पैदल चल रहे हैं, एक पति पत्नी पैदल चल रहे हैं, बहुत बार पति आगे निकल जाता है और जैसे ही समझ में आता है कि पत्नी पीछे छूट गई, वो क्या करता है बताइए? वो रुक जाता है जब तक कि पत्नी वापस उसके साथ में आके खड़ी नहीं हो जाती है। बस शेयर की प्राइस और शेयर का मुनाफा कुछ ऐसा ही है। अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ और सेंसेस की ग्रोथ दोनों करीब करीब बराबर होती है, इनमें 1% से ज्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन इस बार पिछले 5 सालों में शेयर की ग्रोथ 20% के आसपास रही है, ईपीएस की ग्रोथ 15.5% के आसपास रही है, और दोनों के बीच का फर्क करीब करीब 5% रहा है। बाजार को रुकना ही था ताकि वो ग्रोथ के बराबर आ जाए, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस होना ही था। अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं कि बाजार कब तक नीचे जाएगा, तो उसका एक सिंपल सा कारण है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, और ये चीज है कि कब तक आपका अर्निंग पर शेयर जो बढ़ रहा है, अभी भी अर्निंग पर शेयर बढ़ना रुका नहीं है, ये रुकता नहीं है, ये आपका बढ़ता रहता है। काली कर्व आपकी बढ़ती रहेगी। जब से ही ये काली कर्व आपकी लाल कर्व से मिल जाएगी, आप देखेंगे बाजार वापस बढ़ना शुरू कर देगा। ये होना चाहिए, ऐसा ही होता है। ये कब होगा हम नहीं जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ये होना चाहिए, हम ये भी जानते हैं कि ऐसा ही होता है, हम ये भी जानते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, हम ये भी जानते हैं कि आज नहीं तो ये कल होगा। हम ये सिर्फ नहीं जानते हैं ये कब होगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये शेयर बाजार आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो आपको शेयर बाजार का इंडेक्स देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि ये जो अर्निंग पर शेयर की कर्व है, ये जो लाल रंग की कर्व है, ये बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अगर आप देखिए कि जैसे जैसे अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, बाजार का वैल्यूएशन कम होता जा रहा है। और मैं एक आपको बहुत अच्छी खबर देना चाहता हूं, इस वक्त जो बाजार का वैल्यूएशन है, इस वक्त जो बाजार का वैल्यूएशन है, ये पिछले 10 साल के मीन से नीचे है, मतलब पिछले 20 साल के औसत से नीचे है। इस वक्त जो बाजार का वैल्यूएशन है, ये पिछले 10 साल के मोड से नीचे है। मोड का मतलब है ज्यादातर बाजार इसके ऊपर ही रहा है, मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं। इस वक्त जो बाजार का वैल्यूएशन है, ये 10 साल के मीडियन से नीचे है। मीडियन से नीचे है का मतलब है कि 10 साल में का बीच का बिंदु भी अगर आप निकालेंगे, तो ये बीच के बिंदु से भी नीचे है। तो ये बाजार पहली बार पिछले 10 साल में मीन मतलब एवरेज से नीचे है, मोड से नीचे है, और मीडियन से नीचे है। यहां से इस बाजार में अगर आप ये चिंता नहीं करते हैं कि कब बढ़ेगा, अगर आप निवेश करते हैं, तो याद रखिए भविष्य में आप कभी न कभी अपने आप को धन्यवाद देंगे कि आपने इस दौर के बाजार में निवेश करना शुरू किया है। ये मेरा ओपिनियन है, राइट। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे कि बाजार में क्या कारण रहा, कि बाजार में एक गिरावट का ट्रिगर क्या हुआ। ये ट्रिगर क्या था? ये जो ट्रिगर बना, ये लाल रंग, अचानक लाल रंग की जो कर्व है नीचे आने लगी। ये अभी तक तो नीचे नहीं आ रही थी, अभी तक नीचे इसलिए नहीं आ रही थी कि वो आगे बढ़ रहा था। और वो आगे क्यों बढ़ रहा था? कि हम भी निवेश कर रहे थे, विदेशी भी निवेश कर रहे थे, हर कोई जोश में था, हर कोई इस होश में था कि हमारा मुनाफा बढ़ता रहेगा, लगातार बढ़ता रहेगा। और क्योंकि ज्यादातर लोग बाजार में आ रहे हैं, कहीं बाजार मेरे हाथ से नहीं निकल जाए, इसको हम फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो हमारे मन में लगातार बाजार में निवेश करने की इच्छा थी। अचानक से हमने ये देखा कि बाजार में गिरावट होनी शुरू हुई। उसका कारण क्या है? सितंबर महीने के अंदर ये तय हो गया
कि ट्रंप जीत के आ रहे हैं। हालांकि जीते तो नवंबर में थे, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, जिस तरह से अमेरिका से खबरें आ रही थी, जिस तरह से अमेरिका में डेवलपमेंट हो रहा था, जिस तरह से अमेरिकन प्राइमरीज इशारा कर रही थी, वहां इन्वेस्टर्स को और अमेरिकन को ये समझ में आने लगा था कि ट्रंप दोबारा आने वाले हैं। और ट्रंप के मन में एक भाव है। ट्रंप के मन में एक भाव क्या है, पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका अब उतना महान देश नहीं है जितना महान हुआ करता था। तो उन्होंने एक नारा दिया, एक कैंपेन चलाया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ग्रेट अगेन का मतलब क्या हुआ? वो मानते हैं कि अमेरिका अभी ग्रेट नहीं है। जब भी कोई देश अपने आप की रक्षा करना चाहता है, इकोनॉमिक्स में केवल भाई हम उसको प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। और प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है कि हम जो भी पैसा है, हमारी जो भी ताकत है, हमारा जो भी स्किल है, वो हमारे देश के भले के लिए इस्तेमाल करेंगे, चाहे हमें दूसरे देश के साथ पंगा ही क्यों ना लेना पड़े। और जैसे ही ये भावना लोगों में आई, इसको बोलते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी। हर अमेरिकन निवेशक अपने ही देश में रहना चाहता है। और उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण ये है कि अमेरिका के अंदर बॉन्ड यील्ड्स और अमेरिका का डॉलर दोनों ही महंगा होने शुरू हो गए। सितंबर के आसपास अगर आप डॉलर को देखें, डॉलर कितना महंगा हो गया, मैं आपको इस तस्वीर से दिखा सकता हूं। ये डॉलर इंडेक्स है, रुपए के अगेंस्ट नहीं। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि मैं डॉलर रुपए की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं डॉलर और रुपए की बात नहीं कर रहा हूं। मैं डॉलर अगेंस्ट 6 रिजर्व करेंसीज की बात कर रहा हूं। अभी रुपया आया ही नहीं है। ठीक है। तो जितनी भी बड़ी करेंसीज है दुनिया की, उसके सामने अगर आप दुनिया की 6 सबसे बड़ी करेंसीज को डॉलर में चेंज करेंगे तो डॉलर की वैल्यू 101 थी ट्रंप के जीत के आने से पहले। लेकिन ट्रंप की खबर आते ही अगले ही कुछ महीनों में, अगले ही 2 महीने या 1 महीने के अंदर अंदर ये डॉलर 100 से बढ़ के 109 हो गया। मतलब डॉलर 9% महंगा हो गया। और डॉलर के महंगा होने के साथ साथ अमेरिका में ब्याज दरें भी जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। जो ब्याज दरें, जो बॉन्ड यील्ड्स वहां पर 3.75% के आसपास थी, वो बढ़ के 4.75% हो गई। और जब ऐसा होता है तो विदेशी को बाहर, अमेरिका से बाहर निवेश करने में नुकसान होता है। इसका एक प्रमाण देता हूं, ध्यान से इस प्रमाण को देखिएगा और आप क्या देखेंगे। अगेन 100 के आंकड़े पे है। जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, तब से मैंने ये बनाया है। रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया 2022 में, और ये 2023 की तस्वीर है। 1 जनवरी 2023 से मैंने तस्वीर बनाई है। अगर किसी अमेरिकन ने इंडिया में $100 का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो बढ़ के 31 दिसंबर 2024 में $127 हुआ है। लेकिन अगर उसने अपने ही देश अमेरिका में इन्वेस्टमेंट किया है तो $100 बढ़ के $158 हुआ है। अब केयूर भाई, आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर लोग वहां निवेश नहीं करते हैं जहां आने वाले समय में रिटर्न आएगा। ज्यादातर लोग निवेश वहां करते हैं जहां ट्रेलिंग रिटर्न ज्यादा है। और अमेरिका का जो ट्रेलिंग रिटर्न है वो इंडिया के रिटर्न से बहुत ज्यादा है। पिछले 2 साल का जो रिटर्न है अमेरिका का, वो इंडिया के रिटर्न से करीब करीब दुगना है। हमारे यहां पर अगर उन्होंने $100 पे $27 बनाए हैं, तो अमेरिका में उन्होंने $100 इन्वेस्ट करके $158 बनाए हैं। और डॉलर का महंगा होना और ब्याज दरें बढ़ना, मतलब उनको 3 नुकसान हो रहे हैं। पहला, उनके खुद के देश में रिटर्न ज्यादा आ रहा है। दूसरा, उनके खुद के देश में ब्याज ज्यादा मिल रहा है। तीसरा, उनकी करेंसी हमारी करेंसी के मुकाबले मजबूत हो रही है। तो उन्होंने लगातार पैसा निकाला। हमारा बाजार थोड़ा क्यों गिरा? क्योंकि गिरने पर हम नया पैसा डाल रहे थे। हमने बाजार में विदेशियों से ज्यादा पैसा डाला है। आप देख सकते हैं, उन्होंने तो पिछले 2 साल में हमारे देश में करीब करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं। पर डीआईआईज और म्यूचुअल फंड्स ने मिलके 5.5 लाख रुपए के आसपास डाला है। तो बाजार गिरता क्यों है? बाजार इसलिए गिरता है कि म्यूचुअल फंड्स और हमने जो नया पैसा बाजार में डाला है वो तब डाला है जब बाजार नीचे आ रहा था। तो बाजार गिरने के 2 कारण हैं। पहला कारण है विदेशी पैसा निकाल रहा है। दूसरा कारण है कि हम नया पैसा तब डालते हैं जब बाजार नीचे आता है, क्योंकि हमें एवरेजिंग करनी है। हम नया पैसा तब नहीं डालते हैं जब बाजार ऊपर जाता है। तो ये जो हमारा माइंडसेट है, ये दोनों मिलके, एफआई का माइंडसेट और हमारा माइंडसेट दोनों मिलके, म्यूचुअल फंड्स ने कैश में पैसा रखा हुआ है, जैसे जैसे बाजार नीचे आता है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडियंस क्या कर रहे हैं? इंडियंस बाजार को गिरने से रोक रहे हैं। इंडियंस अभी बाजार को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और विदेशी तो पैसा निकाल ही रहे हैं, तो जाहिर है कि वो बाजार को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
राइट। तो इस बाजार के बढ़ने की सूरत हाल कब बनेगी, कैसे बनेगी, आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे जरूर बताइएगा चैट बॉक्स में। क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे रोक सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो चार्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा टेक्निकल है, आपको थोड़ी मेरी मदद करनी होगी केरू भाई इसके अंदर। एक एक फर्ज करते हैं हम, फर्ज ये करते हैं कि अभी जो हमारी बॉन्ड यील्ड्स है वो 6.7% के आसपास है, अगर आप 10 साल का बॉन्ड खरीदते हैं तो। और आरबीआई का जो रेपो रेट है वो 6.25% के आसपास है। फर्ज करें कि आरबीआई रेपो रेट को 6.25% से गिरा के 5.5% कर देता है, 0.75% से हमारा रेपो रेट कम कर देता है, तो इसका प्रभाव हमारी बॉन्ड यील्ड पे क्या होगा? बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगी सर। बॉन्ड यील्ड ऊपर कैसे जाएगी? थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। कंफ्यूजन क्या है? मैं बॉन्ड यील्ड पूछ रहा हूँ, बॉन्ड प्राइस नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए ध्यान से बॉन्ड समझिएगा, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी, अगर इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी तो जिसने पहले बॉन्ड खरीदा है वो तो ज्यादा ब्याज दे रहा है 10 साल तक। यस सर। क्योंकि वो ज्यादा ब्याज दे रहा है 10 साल तक, तो बाजार में उसकी कीमत क्या होगी? बॉन्ड प्राइस बढ़ बॉन्ड प्राइस जाएगी, बढ़ेगी, बॉन्ड यील्ड कम होगी। बॉन्ड यील्ड कम होगी। ठीक है ना? इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट कम करता है तो समाज में भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, बैंक भी इंटरेस्ट रेट कम करता है, बाजार भी इंटरेस्ट रेट कम करता है। ये तय है, हमें ये बात समझ में आ गई कि जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो इकोनॉमी में भी इंटरेस्ट रेट कम होगा, बैंक में भी इंटरेस्ट रेट कम होगा, एफडी का भी इंटरेस्ट रेट कम होगा, होम लोन इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, सारे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। ये तय है, ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जो गलत नहीं होता है, लेकिन अमेरिका में हो रहा है। प्रमाण देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये जो लाल रंग का कर्व आप देख रहे हैं ये अमेरिका के रेपो रेट है, और जो काले रंग की कर्व आप देख रहे हैं ये अमेरिका की बॉन्ड यील्ड्स है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स है। आप देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे फेडरल रिजर्व ने तीन बार वहां पर रेपो रेट कम किया, वहां का ब्याज कम होने की जगह बढ़ गया। ये उल्टी चाल क्यों हो रही है ये समझने की जरूरत है। अच्छा, उल्टी चाल क्यों हो रही है ये समझने की भी जरूरत नहीं है, छोड़िए उसको, क्या करना है उसमें। इंटरेस्टिंग बात आपसे पूछता हूं, हम उल्टा देर तक चल सकते हैं क्या? सीधा तो हम कई तक चल सकते हैं, लेकिन उल्टी देर के बाद हम नहीं चलते हैं, ये हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये जो उल्टी चाल अमेरिका चल रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता। ये उल्टी चाल क्यों हो रही है? क्योंकि अभी दुनिया को साफ नहीं है ट्रंप क्या करेंगे, ट्रंप ये करेंगे नहीं करेंगे, कितना करेंगे, कैसे करेंगे, एक अनसर्टेनिटी है, एक कंफ्यूजन है। और उस अनसर्टेनिटी, उस कंफ्यूजन की वजह से अमेरिका में जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ गई थी। लेकिन एक बहुत मजेदार चीज आपको बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं। पिछले एक महीने से, ट्रंप को आए हुए अब 2 महीने हो गए हैं, पिछले एक महीने से, एक महीना नहीं 15 दिन से डॉलर लगातार कमजोर होने लगा है और वहां बॉन्ड यील्ड्स कम होने लगी हैं, और इसी वजह से अमेरिका का बाजार भी गिरने लगा है। और अमेरिका का बाजार गिरने से हमारा बाजार भी सहमेगा, ये तय है। लेकिन ये बाजार के लिए अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। देखिए, अगर आप एक डॉग लवर हैं, अपने घर में एक डॉग को रखते हैं, एक पेट को रखते हैं, अगर आप अपने कुत्ते को शाम को घुमाने ले जाते हैं, वो आपकी हर बात मानता है कि नहीं मानता है? क्या कहेंगे आप? यस हमारा ही पेट डॉग हमारी बात मानता है कि नहीं मानता है? मानता है ना, राइट? यस सर। लेकिन आप अपने डॉग को घुमा रहे हैं, अचानक से कुछ दूसरे डॉग्स आ गए और वो उस पे भौंकते हैं, ये भौंकेगा कि नहीं भौंकेगा? जरूर से भोगेगा सर। जरूर भौंकेगा। आप मना करेंगे तब भी भौंकेगा। क्या मतलब है कि कुत्ता कुत्ते को देख के भौंकता है, सिंपल है। लेकिन थोड़ी देर के बाद थक जाएगा और फिर वही करेगा जो आपने कहा है। अगर अमेरिका का बाजार गिरता है तो हाँ, उसके बाजार को देख के हमारे बाजार में भी तनाव रहेगा, ये तय है। लेकिन अमेरिका के बाजार गिरने से हमें फायदा होगा। तीन चीजें अगर होती है, अमेरिका का बाजार गिरता है, वहां डॉलर नीचेगा, विदेशी हमारे देश में वापस आना शुरू हो जाएंगे। और एक बहुत मजेदार चीज आपको बताता हूं, मैंने इतिहास से सीखी है, ये विदेशी गया बहुत बार है हमारे यहाँ से बेच के, लेकिन जब वापस आया है ना, जितना वो बेच के गया था उसका दुगना लेके वापस आया है। अब ये बात समझने की जरूरत है। तो इशारों इशारों में मैंने आपको बता दिया है कि विदेशी गया है, वो चिंता नहीं है, चिंता ये है कि वो आएगा कब,
और मेरी बात याद रखिएगा, जिस दिन वो आना शुरू होगा ना, फिर ये बाजार आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि हम तो पहले से ही तैयार बैठे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट? एंड दिस इज व्हाट फ्रेंड्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस बाजार के बारे में, जहां से मैंने बातचीत शुरू की थी कि बाजार का गिरना क्यों जरूरी है, और बाजार जब गिरता है तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखिए इस बाजार को, ये ड्रॉडाउन्स है। मैंने आपको ये पिछले 25-30 साल को ड्रॉडाउन्स दिखा रहा हूं। हर साल बाजार में इतनी गिरावट आती है। 2008 में 60% की गिरावट आई थी, 2020 में 38% की गिरावट आई थी, 2001 में 40% की गिरावट आई थी, 2000 में 35% की गिरावट आई थी। आप देखिए 1995 में 29%, 96 में 34%। ऐसा कोई साल नहीं है जहां गिरावट कम है। केवल 2017 एक साल है जहां पर केवल 4% की गिरावट हुई थी। क्या मतलब है कि 16% की जो निफ्टी में गिरावट है ये बड़ी बात नहीं है, इससे बड़ी बड़ी गिरावट हमने देखी है। तो आपको ये नहीं समझना है कि बाजार क्यों गिरा है, आपको ये समझना है कि जिस भी साल बाजार गिरता है फिर अगले साल क्या होता है। ये एक जरूरी बात है दोस्तों, जो हमें समझने की जरूरत है। अब यहां पर जो मैं आपको बात कहना चाहता हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अ, हम इंश्योरेंस करते हैं, केतन भाई, हम लोग इंश्योरेंस करते हैं। हम इंश्योरेंस क्यों करते हैं, आप क्या कहेंगे? प्रोटेक्शन सर, कैसा प्रोटेक्शन? लाइफ प्रोटेक्शन। मतलब उसमें क्या होता है? आपने प्रीमियम दिया है ना, आपने एक प्रीमियम दिया, एक एक जो इंश्योरेंस करवाता है वो क्या करता है, 10,000 रुपए का प्रीमियम देता है। टर्म इंश्योरेंस करता है तो 10,000 रुपए का प्रीमियम देता है, और अगर उसको कुछ हो जाता है लाइफ को तो उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। तो 10,000 रुपया दे के 1 करोड़ रुपया मिला तो इंश्योरेंस कंपनी तो डूब जाएगी। ठीक है, तो बहुत मजेदार चीज कह रहा हूं, देखिए ध्यान से समझने की जरूरत है, बुरा मत मानिएगा कोई भी। जब आप खरीदते हैं इंश्योरेंस, कोई भी आदमी जब इंश्योरेंस खरीदता है तो वो क्या सोच रहा होता है? वो क्या सोच रहा होता है? मैं नहीं मरूंगा। नहीं, नहीं बोलूंगा तो खरीदेगा ही नहीं वो। जब इंश्योरेंस खरीदता है तो क्या सोचता है वो? जब खरीदता है तो क्या सोचता है वो? जब भी आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि जीवन अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं जल्दी मर सकता हूं, और मैं जल्दी मर गया तो परिवार का क्या होगा? अगर मैं इंश्योरेंस करूंगा तो परिवार को 1, 2, 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, उनको परेशानी नहीं आएगी। यही सोच के तो हम इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति इंश्योरेंस कर रहा है, वो जो व्यक्ति इंश्योरेंस कर रहा है वो प्रोबेबिलिटी की गणना नहीं करता है, वो प्रोबेबिलिटी नहीं देखता है, वो क्या देखता है? पॉसिबिलिटी। वो ये देखता है कि क्या मैं किसी कारण से जल्दी मर सकता हूं। अगर 0.00001 पॉसिबिलिटी है कि हाँ मृत्यु जल्दी आ सकती है, वो इंश्योरेंस ले लेगा। लेकिन उसी वक्त जब इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योरेंस बेच रही होती है, वो क्या सोचती है आप जानते हैं? वो उल्टा सोचती है। वो क्या सोचती है? ये अभी जल्दी नहीं मरेगा, ये अभी जल्दी नहीं मरेगा। वो प्रोबेबिलिटी पे काम करती है। अगर इंश्योरेंस कंपनी को ये समझ में आ गया कि ये आदमी जल्दी मर सकता है, इंश्योरेंस देगा क्या? नहीं देगा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है ना? मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात इंश्योरेंस की यही लगती है कि इंश्योरेंस कंपनी तो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। हमारा जो फेथ है फ्यूचर के अंदर वो तभी आता है जब आप प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, ना कि आप पॉसिबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी डर से उत्पन्न होती है और प्रोबेबिलिटी बिजनेस माइंड को उपलब्ध होती है। इंश्योरेंस में बिजनेस माइंड है, इसलिए वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, और जो आदमी इंश्योरेंस खरीद रहा है वो डर से काम करता है, इसलिए वो पॉसिबिलिटी पे काम करता है। तो हमें अपने मन को समझाने के लिए हमें क्या समझाना है? एक छोटी सी चीज समझानी है
कि बाजार का उतार और चढ़ाव, बुल्स एंड बियर्स जो हैं, दे आर इंसेपरेबल पार्ट ऑफ मार्केट्स। वो हमेशा से बाजार में रहे हैं, दुनिया के हर बाजार में रहे हैं। दुनिया का ऐसा कोई बाजार नहीं है जहां मंदी और तेजी नहीं आती है। जो मंदी हमने अभी देखी है, इससे बड़ी मंदी हमने इतिहास में देखी है। इससे बड़ी मंदी हमने इतिहास में बार बार देखी है। 2008 में देखी है, 2020 में देखी है, 2011 में देखी है, 2001 और 2000 में देखी है, 94 में देखी है, 95 में देखी है। मतलब ये मंदी, हम इससे बड़ी मंदी पहले देख चुके हैं। और मजेदार चीज है, आने वाले सालों में भी हम ऐसी मंदी देखते रहेंगे। तो बाजार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो हम नहीं जानते हैं। तो अगर बाजार में वही हो रहा है जो हम जानते हैं, तो फिर हम उदास क्यों हैं, तो फिर हमें चिंता क्यों है? इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि या तो हमने सही एसेट एलोकेशन नहीं किया है, या हम अपने वित्तीय सलाहकार के साथ खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने वित्तीय सलाहकार के साथ खुल के सारा मशवरा करेंगे और अगर आप सही एसेट एलोकेशन करेंगे, तो बाजार की कोई भी गिरावट कभी आपको विचलित नहीं कर सकती है, क्योंकि आप पहले से ही बाजार के इस तरह की विचलन के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही आगे भी होता रहेगा। साइकोलॉजी हमारी क्या है, मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूं। जब भी हमारे पास जीवन में बुरी खबर आती है, एकदम से हमें यकीन नहीं होता है। जैसे कोविड कोविड करीब करीब जुलाई 1999 में 2019 में आ गया था। चीन से खबरें आना शुरू हो गई थी, पर हमें लगता था कि हमारे घर थोड़ी पहुंचेगा। हमने उसकी परवाह ही नहीं की। दिसंबर में वो अमेरिका में आ गया, तब भी हमने परवाह नहीं की। जनवरी में वो इंडिया में आ गया, तब भी हमने परवाह नहीं की। फरवरी में हमारे पड़ोस में आ गया, तब जाके हमने 24 फरवरी को लॉकडाउन किया। और लॉकडाउन करने से एक दिन पहले भी कोविड था, लॉकडाउन के एक दिन बाद भी कोविड था, लेकिन लॉकडाउन 24 मार्च को लॉकडाउन किया। उसके पहले भी बाजार था, उसके बाद भी बाजार था, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद ही बाजार गिरा। इसका मतलब क्या है? हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है कि हम डोंट सी द बैड न्यूज। पहले हम बैड न्यूज को देखते नहीं हैं, फिर बैड न्यूज को देख लेते हैं तो इग्नोर करते हैं, लेकिन वो पास में आने लगती है तो डिने करते हैं, लेकिन जब वो बहुत पास आती है तो पैनिक हो जाता है और उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये जो चक्र है ना बैड न्यूज का, ये गुड न्यूज का भी है। गुड न्यूज के अंदर भी हम ऐसा ही करते हैं, वी डोंट सी गुड न्यूज। तो मैं केयूर भाई आपसे एक मजेदार बात कहता हूं, इस वक्त गुड न्यूज क्या है? मुझे इंडिया की इकोनॉमी की एक खराब बात बताइए। इस वक्त एक खराब बात बताइए कि इंडिया में ये अच्छा नहीं हो रहा है। मैं आपको खुल के मौका दे रहा हूं, एक खराब बात बताइए बाजार के हिसाब से। आप चाहें तो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि इस वक्त क्योंकि मैं गुड न्यूज की बात करना चाहता हूं, तो आप बताइए कि इस वक्त आपको इकोनॉमी में खराब न्यूज क्या आ रही है? एनीथिंग। क्या इन्फ्लेशन ज्यादा है? क्या नो करंट सर। अकाउंट डेफिसिट ज्यादा है? क्या नो फिजिकल सर। डेफिसिट ज्यादा है? क्या आरबीआई के पास कोई डॉलर्स नहीं है? अब मुझे खराब बात बताइए, आपकी जो इस साल की क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो भी पिछले जीडीपी क्वार्टरली ग्रोथ रेट से ज्यादा हो गई। राइट? ऐसी कोई खराब न्यूज है जो आपके पास में नहीं है। इनफैक्ट आपके पास अच्छी न्यूज आ रही है, और अच्छी न्यूज ये आ रही है कि पिछले महीने नैस्डैक में जो गिरावट थी वो निफ्टी से ज्यादा थी। इससे अच्छी न्यूज क्या हो सकती है बताइए? विदेशी जिस बाजार में गया है, उस बाजार, हमारे यहां से पैसा निकाल के जिस बाजार में वो पैसा लेके गया है, वो बाजार हमसे ज्यादा गिर गया। इससे अच्छी खबर आपको क्या दूंगा बताइए मैं आपको? राइट? तो अभी हम क्या कर रहे हैं? वी आर इग्नोरिंग दी गुड न्यूज। ठीक है ना? फिर हम डिने करेंगे, नहीं नहीं ये तो गुड न्यूज नहीं है, ये तो क्या आम बात है, ये तो गुड न्यूज नहीं है। और जिस दिन बाजार बढ़ना शुरू होगा, आप इस गुड न्यूज को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन तब आप हाई वैल्यूएशन पे आ जाएंगे, फिर आपको वो लाभ नहीं होगा जो आपको लाभ होना चाहिए था। तो जल्दी से कुछ गुड न्यूज़ हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। मेरा हमेशा मानना है, वॉरेन बफेट से भी इस बात को कहते हैं कि आपको ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा अनुशासित होने की जरूरत है। राइट? जितने आप अनुशासित होंगे, लगातार जो काम को कर रहे हैं उस लगातार काम को करते रहेंगे, तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। इस बाजार की सबसे प्यारी चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत ही प्यारी चीज है। कहते हैं सर आप देखिए इस चार्ट को, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, मुझे ये सबसे प्यारा चार्ट है। हर साल ये जो लाल कर्व है ना, लाल कर्व, और ये 30 साल का इतिहास दिखा रहा हूं, 95 से लेकर 2024 तक, 29 साल का बता रहा हूं मैं आपको। 29 नहीं, 30 साल। ये जो ग्रीन बार हैं,
ग्रीन कॉलम, बार नहीं, ग्रीन कॉलम जो है ये है बाजार की क्लोजिंग, बाजार कहाँ क्लोज हुआ, हर साल बाजार कहाँ क्लोज हुआ निफ्टी 50। ये जो रेड कर्व है, ये रेड कर्व है जो बाजार का मिनिमम है, उस साल मिनिमम कहां गया। और जो ब्लैक कर्व है, ये जो ब्लैक कर्व है ये उस साल का बाजार का मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, इस चार्ट में सबसे मजेदार चीज आप क्या देख रहे हैं? आपको मैंने मिनिमम बताया है, मैंने आपको क्लोजिंग दिखाई है, मैंने आपको हाई दिखाई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस चार्ट में क्या है? क्लोजिंग से ओपनिंग, सर ज्यादातर किस्सों में देखा जाए कि क्लोजिंग से ओपनिंग ज्यादा ज्यादा रेट से हुई है। आप ध्यान से देखिए, बाजार कभी भी मिनिमम पे के पास क्लोज नहीं हुआ है। वो क्लोज कहां हुआ है बताइए? हाई पे। मैक्सिमम के पास क्लोज हो रहा है। इसका मतलब बाजार हमें संदेश क्या देता है, वो कोशिश क्या करता है, नीचे जाने की कि ऊपर जाने की? ऊपर जाने। अगर नीचे जाने की बाजार की प्रवृत्ति होती, अगर नीचे जाने की बाजार की कोशिश होती, तो बाजार हमेशा मिनिमम के पास क्लोज होता। बाजार कभी भी मिनिमम के पास क्लोज नहीं होता है। इसलिए गिरे हुए बाजार से दूर नहीं रहना चाहिए। बाजार हमेशा तड़पता है ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने की वो कोशिश नहीं करता है। नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज्यादा होती है। और जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आती है, फिर वो डाउन मार्केट से, कमजोर मार्केट से दूर या पीछे नहीं रहता है। ये हमें एक समझने की जरूरत है, राइट। हमें जो बहुत बढ़िया बात हमें समझनी है इस बाजार के अंदर, वो बहुत सिंपल सी बात है कि आप बहुत पैसा बनाना चाहिए आपको, और बहुत पैसा तब बनता है जब आप कंपाउंडिंग करते हैं। एक रिपोर्ट आई थी, उसने मुझे बहुत दुखी किया, बहुत ही दुखी किया। क्यों भाई, आपको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अभी एक हाउसिंग कंपनी है जिसका आईपीओ आया था, और उस आईपीओ में 90 लाख लोगों ने आईपीओ को अप्लाई किया था। 90 लैक्स, 90 लाख लोगों ने। और 90 लाख लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया, उसमें से कुछ हजार लोग हैं जिनको अलॉटमेंट मिला। ठीक है, अब जो कुछ हजार लोग जिनको अलॉटमेंट मिला, भगवान ने उनको संदेश क्या दिया कि आप उन 1% लोगों में हो। 100 लोगों ने पैसा लगाया, एक को अलॉटमेंट मिला, तो भगवान ने क्या बोला, उसको क्या संदेश दिया भगवान ने? वो कैसा आदमी है? लकी। लकी आदमी है, किस्मत वाला आदमी है। आप जानते हैं, सेबी रिपोर्ट आई है 3 महीने पहले, आप पढ़िएगा। सेबी रिपोर्ट ये कहती है कि जितने भी लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है, वो अलॉटमेंट मिलने के 1 वीक के अंदर उसमें से 76% लोग अपने शेयर्स बेच देते हैं। तो भगवान ने आपसे कहा आप लकी हैं, आपने भगवान को क्या बोला? मुझे आपका लक नहीं चाहिए। हमारे अंदर लॉन्ग टर्म माइंडसेट है ही नहीं। आप कितने ही आईपीओ खरीद लीजिए, आप कभी भी इतना पैसा नहीं बनाएंगे कि आपका अक्षय पात्र बन जाएगा। आप सारा, आपका हर आईपीओ में अलॉटमेंट आ जाए, अगर आप इसी तरह से बेचते जाएंगे तो कभी पैसा नहीं बनेगा। इतना पैसा कभी नहीं बनेगा कि आपकी हर इच्छाएं, हर सपना पूरा हो जाए और आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े और पैसा आपके लिए काम करे। ये तभी संभव है जब आप केवल एक काम करेंगे, और वो है कंपाउंडिंग। और केवल 12%, इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 12% है। 12% की कंपाउंडिंग पे 10,000 रुपया आपको 20 साल में 91 लाख रुपीस देता है। लेकिन अगर आप एक छोटा सा काम करें, जो 10 साल तक मैंने नहीं किया, उसके बाद मुझे समझ में आया, लेकिन पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूं कि अपनी एसआईपी जो मैंने हर साल की है उसको 10% से टॉप अप कर देता हूं। अगर केवल 10% से, कि आप इस साल 10,000 रुपया जमा करेंगे, 10,000 रुपया जमा नहीं करके अगले साल आप 10% जोड़ के 11,000 रुपया जमा करेंगे, तो आप 91 लाख रुपीस नहीं, आप 1,98,00,000 रुपये बनाएंगे, 2 करोड़ रुपया बनाएंगे, सिर्फ 10% स्टेप अप करने से। बताइए कितनी जबरदस्त चीज है कंपाउंडिंग। तो इन्वेस्टमेंट पे हमें क्या समझना है? हमें उसेन बोल्ट नहीं बनना है, हमें एलियट किपचोगे बनना है। जिंदगी हो दोस्तों या इन्वेस्टमेंट हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमें, हमारे सपने हमसे दूर होते हैं, हमारी मंजिलें हमसे दूर होती हैं। हमें जिंदगी में मंजिलें तय करनी पड़ती है, और मंजिलें तय करने के लिए फासला तय करना पड़ता है। फासला तय करने के लिए हमें दौड़ना पड़ता है या चलना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही होता है। तो इन्वेस्टमेंट हो या जिंदगी हो, हमें मंजिलें तय करनी है, फासले तय करने हैं। एक सवाल आपसे पूछूंगा, जरूर जवाब दीजिएगा, उसी में जवाब छुपा है कि आपको क्या करना है।
क्यों भाई, मंजिलें कौन तय करता है, दूरियां कौन तय करता है? जो तेज दौड़ता है या देर तक चलता है? देर तक चलता है सर। इतना आसान है ना। यही तो एक मामूली सा काम करना है हमें। हमें नहीं कोशिश करनी है 30%, 25%, 50%। वो एक दो साल आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। उसके बाद ठहर जाएगा बाजार, क्योंकि बाजार ईपीएस से आगे निकल जाएगा। और जब जब बाजार ईपीएस से आगे निकलेगा, बाजार रुक जाएगा। और बाजार रुक जाएगा, आपको कोई रिटर्न नहीं आएगा। तो आपको वो कोशिश ही नहीं करनी है। आपको ये कोशिश करनी है कि आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है कि बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका मन स्थिर रहना चाहिए, आपका संतभाव रहना चाहिए, आपके मन में चिंता नहीं होनी चाहिए। और आपको अनुशासन के साथ, जो वॉरेन बफेट भी कह रहे हैं कि आपको स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको अनुशासित होने की जरूरत है। आपको लगातार 15 साल तक निवेश करना है। और जिस व्यक्ति ने ये कर दिया, उसी ने पैसा बनाया है। लेकिन एक दुख भरी बात आपको बताऊं, मैं 32 साल से बाजार में हूं, मेरे जितने लोगों को जानता हूं, उसमें केवल 2% है जिन्होंने ये सफर तय किया है। उसमें केवल 2% है जिन्होंने पैसा बनाया है। अगर ये 2% लोगों को आप निकाल दें तो किसी ने पैसा नहीं बनाया है। और दोनों में गलतियां क्या है? जो 98% लोग जिन्होंने पैसा नहीं बनाया है, वो हमेशा कब पैसा डालूं, कब पैसा नहीं डालूं, कब ज्यादा रिटर्न आएगा, कब रिटर्न नहीं आएगा, इसी को सोचते रहते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो 2% लोग हैं, इन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की। वो लगातार पैसा बाजार में डालते रहे। वो हमेशा ये मानते रहे कि बाजार नीचे जाने की कोशिश नहीं करता है, बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है। और उन लोगों ने पैसा बनाया है। और वोलेटिलिटी जो है, ये हमारी एक सच्ची दोस्त है, जो हमें समझने की बेहद जरूरत है। तो इस बाजार में अच्छा क्या है, उससे अच्छा क्या है, और सबसे अच्छा क्या है, मैं थोड़ा आपके साथ बात करना चाहूंगा। हिंदुस्तान के लिए इससे अच्छी खबर हो नहीं सकती है कि दुनिया में मंदी के आलम है। अब ये अच्छी खबर क्यों है, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर हिंदुस्तान 100 रुपए कमाता है, तो 100 रुपए में केवल 20 रुपए एक्सपोर्ट से कमाता है। केवल 20 रुपए एक्सपोर्ट से कमाता है। और जो 80 रुपए की कमाई हमारी होती है, वो हमारे कंजप्शन से होती है। हम जो खर्चा करते हैं उससे होती है। विदेशी जो खर्चा करता है, उससे हमें केवल 20 रुपया मिलता है। पर हम जो खर्चा करते हैं, उससे हमें 80 रुपया मिलता है। और हम जो खर्चा करते हैं उसको सामान बनाने में, हम जो सेवाएं करते हैं उसको करने में, हमें तेल की जरूरत पड़ती है। और जितना तेल हम इस्तेमाल करते हैं, उसका 85% हम इंपोर्ट करते हैं। अगर तेल महंगा होगा, तो हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ हमेशा कम रहेगी। मैं जो सबसे अच्छी खबर आपको देना चाहता हूं, वो ये है कि इस वक्त तेल बहुत सस्ता है। इससे अच्छी खबर आपके पास हो नहीं सकती है। और बाजार इस खबर को इग्नोर कर रहा है। अब तेल क्यों सस्ता है? क्योंकि दुनिया मंदी है, दुनिया में तेजी नहीं है। दुनिया में तेजी क्यों नहीं है, आइए मैं आपको इसका कारण बताता हूं, छोटा सा कारण बताता हूं। दोस्तों, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आपको समझ में आएगा ट्रंप गलती क्या कर रहे हैं। पर आपको यह भी बताऊंगा ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या वो ये नहीं जानते हैं कि वो गलती कर रहे हैं? जब मेरे जैसा आदमी कह सकता है कि वो गलती कर रहे हैं, तो क्या इतना बड़ा राष्ट्रपति जिसके पास इतने सलाहकार हैं, वो नहीं जानता है कि वो गलती क्या कर रहा है? ध्यान से समझते हैं। ट्रंप की मजबूरी इस वक्त अमेरिका को बढ़ाने की नहीं है। ट्रंप की मजबूरी इस वक्त दुनिया को ये साबित करने की है कि हम अमेरिका हैं, हम ताकतवर हैं, हम मजबूत हैं, तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए, तुम्हारे हमारी बात सुननी चाहिए। तो वो इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं देख रहा है, वो अपनी जीत को देख रहा है। और जो जीतने के लिए लड़ता है, वो अपना नुकसान भी सहन करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वो गलती क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं, और ध्यान से समझने की जरूरत है। कि भाई, हम सभी लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं। जब आप ईश्वर के दर्शन करने मंदिर जाते हैं, तो आपने एक बात गौर किया होगा, आप क्या करते हैं? आप मंदिर के बाहर दुकानें होती हैं, वहां से फूल लेते हैं, हार लेते हैं, पुष्प लेते हैं, जोत लेते हैं, मिठाई खरीदते हैं और ले जाके पुजारी को देते हैं। पुजारी वो सारी चीजें ईश्वर को अर्पित करता है। इस चीज को नैवेद्य कहते हैं। तो हम जब मंदिर जाते हैं, पहले हमारी तरफ से ईश्वर को नैवेद्य अर्पित करते हैं, ऑफर करते हैं। और नैवेद्य देने के बाद हम ईश्वर के प्रसाद का इंतजार करते हैं। ईश्वर के साथ भी हम क्या कर रहे हैं? गिव एंड टेक। यही जिंदगी है। परस्पर गहो जीवा नाम। एक जीव का दूसरे जीव के साथ मिलकर सौदा करना ही जीवन है। यह गिव एंड टेक है। अकेला आदमी दौलत नहीं बनाता है। आपके खाते में जो पैसा आया है, पहले किसी के खाते से निकलता है। आपकी जो कमाई है, वो दूसरे का खर्चा है। ये बात समझ में नहीं आया तो दुनिया समझ में नहीं आएगी। अब ट्रंप जब टैरिफ लगाते हैं, तो वो दूसरे विदेशी को ये कहते हैं कि हम आपके साथ व्यापार
अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं, गिव एंड टेक नहीं करना चाहते हैं। तो मेरी बात आप ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में अगर एक्चुअल वॉर होता है, दुनिया को नुकसान नहीं होता है। मैं फिर बोलता हूं, एक्चुअल वॉर से दुनिया को नुकसान नहीं होता है। प्रमाण दे सकता हूं। मेरा प्रमाण यह है, वक्त दे रहा हूं आपको। जितने भी दुनिया में बड़े युद्ध हुए हैं उसमें मार्केट नीचे गया है कि ऊपर गया है? आप देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा, हर युद्ध में बाजार ऊपर गया है। युद्ध में बाजार कभी नीचे नहीं जाता है। इसका रीजन बताता हूं। युद्ध में उसी देश को नुकसान होता है जब बम गिरता है, जहां विध्वंस होता है, जहां विनाश होता है। पर जैसे ही विनाश होता है, युद्ध खत्म होने से पहले वहां पर वापस निर्माण शुरू होता है। और जब वहां पर निर्माण शुरू होता है, वो दुनिया भर से सामान खरीदता है। और जिस देश में युद्ध नहीं हो रहा है उस देश को फायदा होता है। तो हर युद्ध में देख लीजिए, जिस देश में युद्ध हुआ है उसको नुकसान हुआ है, पर उसके आसपास के पड़ोसियों को फायदा हुआ है। ये हमें समझने की जरूरत है। तो एक्चुअल वॉर में इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो ट्रेड वॉर है, जो ट्रंप कर रहे हैं, इसमें सबको नुकसान होता है। सबको नुकसान होता है। हिंदुस्तान को भी नुकसान होगा। अब इसमें अच्छी बात क्या है? अब मैं आपको अच्छी बात बताता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान का जो ट्रेड है दुनिया का केवल 1.5% है। बहुत हुआ तो 2% है, केवल 2% है। अमेरिका का और चीन का बहुत ज्यादा है, 15%, 30% के आसपास है। अगर दोनों में ट्रेड वॉर होता है, दुनिया में ट्रेड वॉर होता है, सबको नुकसान होगा, लेकिन इंडिया को बहुत कम नुकसान होगा और बाकी देशों को, अमेरिका को, चीन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब इकोनॉमिक प्रिंसिपल सुनिए। इकोनॉमिक प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कितना फायदा हुआ, आपको कितना नुकसान हुआ। इकोनॉमी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती है। इकोनॉमी हमेशा रिलेटिव होती है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर दुनिया के दूसरे देशों का नुकसान ज्यादा होता है और इंडिया का नुकसान कम होता है, तो फॉरेन कैपिटल इंडिया में आएगा, इंडिया में ज्यादा विदेशी पैसा आएगा। और यह तय है कि ट्रेड वॉर अगर दुनिया में बढ़ता है तो इंडिया का नुकसान दूसरे देशों से कम होगा और इंडिया दूसरे देशों के मुकाबले मजबूत होके निकलेगा। मेरी ये बात याद रखिएगा। अब एक तीसरी चीज बताता हूं जो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। इस चार्ट को मैंने दुनिया का 20 साल का इतिहास आपको दिखाया है कि 20 साल में हर कंट्री में जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है और हर कंट्री में स्टॉक मार्केट ग्रोथ कितनी हुई है। इसमें कुछ मजेदार चीज पकड़ पा रहे हैं केयूर भाई आप? यस सर। हमारी जीडीपी और हमारा स्टॉक मार्केट साथ साथ चल रहे हैं। कोई देश ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। अमेरिका में कुछ हद तक होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। राइट? तो अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं कि इंडिया में 10 साल में रिटर्न क्या आएगा, तो बहुत सिंपल सा आंसर है, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी। हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या होगी? जो हमारे खर्चे हो रहे हैं। तो अपने आप से सवाल पूछिए, आपके और आपके परिवार के खर्चे आने वाले 10 सालों में ज्यादा होंगे कि कम होंगे? अगर आपके मन में जवाब आता है कि ज्यादा होंगे, तो जीडीपी ज्यादा होगी, और जितनी जीडीपी ग्रोथ होगी उतना आपका मार्केट ग्रो करेगा। और ऐसे में अगर अभी बाजार गिर रहा है तो वैल्यूएशन कम है और आपको निवेश करना चाहिए। नाउ द बेस्ट न्यूज इज, इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है? इस वक्त दुनिया में डेमोग्राफिक्स, पूरी दुनिया में बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं। इंडिया में काम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, इंडिया में डिपेंडेंट लोग कम हो रहे हैं। इंडिया के पास जितनी अच्छी डेमोग्राफिक्स है दुनिया में किसी के पास नहीं है। पूरी दुनिया आपस में व्यापार नहीं करना चाहती है, डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। डी ग्लोबलाइजेशन में जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज हैं वो बहुत कमजोर पड़ेंगे, पर जितने भी डोमेस्टिक कंजप्शन वाले देश हैं वो मजबूत होंगे। इसका मतलब यह है कि इंडिया मजबूत होगा, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर कि डोमेस्टिक कंजप्शन से कारोबार होता है, या डोमेस्टिक कंजप्शन से हमारी जीडीपी बढ़ती है। दुनिया में कैश खत्म हो रहा है, कैश कम हो रहा है, दुनिया ज्यादा डिजिटल हो रही है। यहां मैं आपको सबसे अच्छी खबर देना चाहता हूं, जितना हिंदुस्तान डिजिटल है दुनिया में, और कोई भी देश डिजिटल नहीं है। राइट? डीकार्बनाइजेशन की वजह से यूरोप और अमेरिका के अंदर कुछ फैक्ट्रियां हैं जो बंद हो गई है, लेकिन डीकार्बनाइजेशन में हिंदुस्तान को छूट मिली हुई है। हिंदुस्तान कई सालों तक कार्बन को, कोयले को इस्तेमाल कर सकेगा।
इंडिया कई सालों तक तेल को भी इस्तेमाल कर सकेगा और ये दोनों ही एनर्जी सस्ती होती चली जाएंगी, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज आ रहे हैं। उससे इंडिया का खर्चा कम होता जाएगा। जब इंडिया का खर्चा कम होता जाएगा तो इंडिया की जो रिटर्न ऑन इक्विटीज है इंडिया के व्यापारी की कम होती चली जाएगी। एक बहुत अच्छी खबर मैं आपको देता हूं, आपको यकीन नहीं होगा, दुनिया में हर देश के व्यापारी पे उधार बढ़ा है पिछले 10 सालों में। हर व्यापारी पे उधार बढ़ा है, हर देश में उधार बढ़ा है। इंडिया अकेला कंट्री है बड़ी कंट्री में जहां हिंदुस्तान के व्यापारी का उधार कम हुआ है। इस वक्त हिंदुस्तान के व्यापारी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, बाजार चाहे कहीं हो, बाजार तो वापस ठीक हो जाएगा, उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो मेजर बिजनेसेस में, बड़े बिजनेस छोड़ दिए, बड़े मतलब टेक्नोलॉजिकल बिजनेसेस, ये गूगल जो है, ये एनविडिया जो है, टेस्ला जो है, ये जो इनोवेटिव कंपनियां हैं, ये 3-4 कंपनियां जिसको आप मैग्निफिसेंट 4 कहते हैं, उनको आप हटा दीजिए, वो बिजनेस आप हटा दीजिए। बाकी जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें जो इंडिया का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो दुनिया में सबसे अच्छा है। 5 चीजें आप याद रखिएगा जो हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कमजोर कर सकती हैं, जो हिंदुस्तान में हम लोगों को चिंता में डाल सकती है, जो हमारी ग्रोथ पे बाधा बन सकती हैं। वो 5 चीजें हैं। महंगाई का बढ़ना जो अभी काबू में है, फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना जो बजट में सरकार ने कम करने का वादा किया है, पिछले साल से कम हुआ है इस साल और इस बजट में और कम करने का वादा किया है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो कभी 4-5% हमारा रहा करता था, इस वक्त 1% के आसपास है, 1.1% के आसपास है। क्रूड जो कि महंगा होने पर हिंदुस्तान को बहुत तकलीफ होती है, वो लगातार सस्ता हो रहा है और हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट्स भी बहुत अच्छी है। जो अभी भी मैंने आपसे कहा कि दुनिया में हर व्यापारी का उधार बढ़ा है पर हमारे व्यापारी का उधार कम हुआ है। अब आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे अच्छी खबर है कि विदेशी कल नहीं तो आज नहीं तो कल हमारे देश में आएगा। और क्यों आएगा, इस 2 चार्ट को आप ध्यान से देखिए। अमेरिका का 70 साल का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त जितना फिजिकल डेफिसिट वहां पर है पहले कभी नहीं था। और पिछले 10-8 सालों से वहां की सरकार 2 रुपए उधार लेके खर्च करती है तो वहां की इकोनॉमी 1 रुपए से बढ़ती है। 2018 के बाद लगातार अमेरिका का उधार बढ़ रहा है और उधार बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ रही है। पर पहली बार उनका उधार, जो सरकार पे जो उधार है वो जीडीपी से भी ज्यादा हो गया है। जीडीपी 28 ट्रिलियन डॉलर की है तो सरकार का उधार 36 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। दुनिया की कोई भी सरकार लगातार इस तरह से काम नहीं कर सकती है। इतना ज्यादा उधार और इतना ज्यादा घाटा वहां की सरकार को आज नहीं तो कल ब्याज दरें कम करने के लिए मजबूर करेगा। और जैसे ही ब्याज दरें कम होने लगेगी विदेशी उस दिन आपके यहाँ आना शुरू हो जाएगा। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आपसे कहता हूं दोस्तों, चिंता आपको ये नहीं करनी है कि विदेशी जा रहा है, चिंता आपको ये करनी है कि वो जब आएगा तो क्या होगा, क्योंकि फिर बाजार आपके हाथ में नहीं आएगा। आज नहीं तो वो कल आएगा। क्यों आएगा, वो कारण मैंने आपको बताए हैं। अब ये 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, ये 6 महीने लगेंगे, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता है। आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सवाल हैं तो मैं आपके सामने उपस्थित हूं। थैंक यू वेरी मच। यस केरू भाई। सर, ज्यादातर अभी एक सेंसिटिव सवाल हुआ है जो स्मॉल कैप स्पेस को लेके, कि मिड एंड स्मॉल कैप में जो एसआईपी चल रही थी, राइट, वहाँ पे एक बड़े एजेंसीज के दिग्गज ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एसआईपी बंद होनी चाहिए। तो सर उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, ये बहुत ही आपने सही सवाल पूछा है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने पूछी देखी है। पॉल्यूशन, महेंद्र गांधी जी का है, पॉल्यूशन मोर करप्टेड एंड क्रिमिनल। हाँ, ठीक बात है, पॉल्यूशन कम होना चाहिए, लेकिन हर देश के अपने अधिकार होते हैं। और दुनिया के जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ हमने अधिकार मांगा था कि जब आपका देश डेवलप हो रहा था, जब आपका देश ग्रो हो रहा था, जब आपके देश पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, तो आपने जम के तेल का इस्तेमाल किया, आपने जम के कोयले का इस्तेमाल किया। अब जो गरीब मुल्क हैं जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको रोकना क्यों चाहिए। और आज भी अमेरिका में जितना एनर्जी इस्तेमाल होती है, जितना तेल फूका जाता है, जितना कोयला फूका जाता है, वो हिंदुस्तान से ज़्यादा है।
हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो अमेरिका का 20वां हिस्सा भी नहीं है, 20वां हिस्सा भी नहीं है। तो जब तक कोई देश अपने देश में कार्बन फुटप्रिंट्स कम नहीं करता है तब तक वो हमें उपदेश नहीं दे सकता है। हमें ये बात समझने की जरूरत है। अब मैं आता हूं आपकी बात की तरफ, जो आपने बात कही कि स्मॉल कैप और मिड कैप में। देखिए, स्मॉल कैप मिड कैप में मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया है, मैं आपको बताता हूं। स्मॉल कैप में ज्यादातर कंपनीज के, और भाई कम की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर कंपनीज अपने वो भाव कभी दोबारा नहीं देखेंगी जो भाव आपने उनके देखे हैं, कभी नहीं देखेंगे। लेकिन आप स्मॉल कैप इंडेक्स को हमेशा ऊपर जाता हुआ देखेंगे। एक म्यूचुअल फंड था, आईसीआईसी टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड, ठीक है, 10 रुपए पे आया था सन 2000 के अंदर, 1999 में 10 रुपए के एनईवी पे आया था। जब केतन पारीख का किस्सा हुआ, आप जानते हो उनकी एनईवी कहां चली गई? 2.5 रुपए चली गई, 2 रुपए चली गई, ढाई छोड़िए, कितने रुपए चली गई? 2 रुपए चली गई। अब केटन स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स में इसने इन्वेस्टमेंट किया था? इसने इन्वेस्टमेंट किया था पोलारिस, पेंटामीडिया सॉफ्टवेयर, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, डीएसक्यू सॉफ्टवेयर, सत्यम, सिल्वर लाइन। ये नाम याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आपको? कि आप छोटे थे तो आ रहे हैं आपको नाम याद? म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी ये शेयर्स थे, वो शेयर्स हमेशा के लिए खत्म हो गए, हमेशा के लिए खत्म हो गए। मजेदार चीज आपको बताता हूं, वही टेक्नोलॉजी फंड जिसके पास ये शेयर्स थे, आप अंदाज लगा सकते हैं आज की एनईवी कितनी है? अब भी एनईवी कितनी है? 210 रुपए के आसपास, 210 रुपए के आसपास। तो जिसने 2 रुपए पे खरीदा वो 210 पे बैठा है, 100 गुना पैसा, 100 गुना 20-22 सालों में, राइट? ये म्यूचुअल फंड की खास बात है, राइट? म्यूचुअल फंड आत्मा के जैसे काम करता है। इसको जैसे ही समझ में आता है, ये कमजोर कंपनी है, उसको छोड़ देता है, नई को खरीद लेता है। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में डायरेक्टली इन्वेस्टेड कर रहे हैं, सावधान, मौका मिलते ही निकल जाइए। लेकिन अगर आपने एसआईपी की है म्यूचुअल फंड के जरिए, आप एसआईपी लगातार करते रहिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इतिहास में एक भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि इंडेक्स में भाव वापस ना आए हो। मैं दोबारा बोलता हूं, इंडेक्स में इतिहास में एक भी प्रमाण ऐसा नहीं है कि भाव वापस ना आए हो। लेकिन स्टॉक्स में नहीं आते हैं, म्यूचुअल फंड्स में आते हैं, इंडेक्स में आते हैं। हमें यह बात ध्यान रखने की जरूरत है। Yes, sir. Thank you. Thank you so much for good insight about mid and small cap space, sir. Thank you. Any more questions? I hope so कि everyone is clear and the session was excellent, sir. So no one have a doubt. Everyone is understood. किसी को भी डाउट हो तो बताइएगा। मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहता हूँ, मैं अपनी बात वहां से खत्म करता हूँ। अपनी बात कह के, रामायण में एक किस्सा है, रामायण में एक चौपाई है जहां पर तुलसीदास एक बहुत बहुत ही गूढ़ बात कहते हैं, बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो बुद्धिमान है, जिसमें बुद्धि है, वो दुखी नहीं होता है। क्यों दुखी नहीं होता है? क्योंकि वो जानता है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। मुझे बताइए, ऐसा कौन व्यक्ति है दुनिया में जो ये कहेगा कि दुख जीवन का हिस्सा नहीं है? सब कहेंगे। तो सबको अपने बारी का, अपने अपने हिस्से का दुख भोगना पड़ता है। जो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है ना, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जीवन में दुख आएगा, उसको आप दुखी नहीं कर सकते। उसको संत कहते हैं। तो संत आदमी एक भाव रहता है, वो एक भाव में रहता है, सुख हो या दुख हो वो एक ही भाव में रहता है। तो तुलसीदास क्या कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य ने अपराध किया है और उसके अपराध को, उस अपराधी को सजा देनी है ईश्वर को, और सजा देके उसको दुखी करना है, तो ईश्वर को एक काम करना पड़ता है। और वो काम क्या करना पड़ता है कि उसकी जो मति है, उसकी जो बुद्धि है, उसको निकालना पड़ता है। उसको उसके 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 दिमाग से, उसके जहन से, उसके विचारों से, उसके सोच से बुद्धि को हटाना पड़ता है। तो वो कैसे कहते हैं? वो कहते हैं, जाके प्रभु दारुण दुख देहि। एक होता है दुख, एक होता है दारुण, बहुत दुखी करना, बहुत दुखी करना। जाके प्रभु दारुण दुख देहि, वहां की मति पहले ही हर ले। अब केयूर भाई, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2008 की जो मंदी आई थी, उसके बाद 2011 आते आते जितने लोगों ने एसआईपी की थी ना, 50% लोगों ने एसआईपी बंद कर दी थी। अभी भी आपके पास अखबार में खबरें आ रही है कि लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
फरवरी यस महीने सर। में जो आंकड़ा आया है वो 122% है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने अगर 100 एसआईपी की है फरवरी महीने में तो 122 एसआईपी को बंद किया है। तो कुछ लोग हैं एसआईपी बंद कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने एसआईपी बंद की थी 2011 में, उन्होंने क्यों की थी बताइए, क्या कारण था उन्होंने एसआईपी बंद की थी? एक ही कारण था कि बाजार कहीं नहीं जा रहा था, बाजार में बढ़त नहीं हो रही थी, बाजार गिर रहा था। इस बात से वो दुखी थे और अपने दुख को कम करने के लिए उन्होंने एसआईपी को रोक दिया। अभी भी जिन्होंने एसआईपी रोकी है, क्यों रोकी है? क्योंकि वो अपना दुख कम करना चाहते हैं। उनका नया इंस्टॉलमेंट आता है और बाजार नीचे जाता है, इंस्टॉलमेंट लगता है बाजार नीचे जाता है, और वो अपने आंकड़े में देखते हैं कि बढ़ने की जगह तो उनको नुकसान हो रहा है, तो उनको दुख हो रहा है। अब वो दुख दुख से बचने की कोशिश करते हैं और दुख से बचने की कोशिश में एसआईपी को बंद करते हैं। 2020 अप्रैल में भी बहुत से लोगों ने एसआईपी बंद कर दी थी। चलिए, आपने सही निर्णय लिया, आप दुख से बचना चाहते हैं, इसलिए आपने एसआईपी बंद कर दी। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिन लोगों ने 2011 में एसआईपी बंद कर दी थी, जिन लोगों ने अप्रैल 2020 में एसआईपी बंद कर दी थी, आज वो दुखी ज्यादा है कि कम दुखी हैं? बहुत दुखे होंगे सर। तो तुलसीदास की बात सच हुई कि नहीं हुई? सही है सर। जाके प्रभु दारुण दुख दे, ये दारुण दुख है, वाकी मती पहले ही हर लई। जब एसआईपी चलनी चाहिए थी उन्होंने बंद कर दी। तुलसीदास सच साबित हुए ना। और ये बात उन्होंने 500 साल पहले कही है। कितनी मजेदार बात है। 500 साल में भी हम सीखे नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। क्या फायदा रामायण पढ़ने का? अगर आप रामायण को पढ़ रहे हैं तो समझिए कि तुलसीदास रामायण में क्या कह रहे हैं। राइट? अब ये बात समझने की जरूरत है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर आपके सवाल हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपसे मैं विदा लेता हूं, आपकी इजाजत हो तो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग अ गुड सेशन विथ अस एंड जिस तरह से प्रैक्टिकली वे में और जिस अंदाज से आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में आपने हमको समझाया इकोनॉमी के बारे में, जीडीपी के बारे में। सो इट्स वाज वंडरफुल सेशन जो हमको बूस्टअप देगा, इनकरेज करेगा टू सस्टेन इन दिस टर्बुलेंट टाइम। सो थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू सो थैंक यू मच फॉर द सर, अपॉर्चुनिटी, थैंक यू फॉर द थैंक अपॉर्चुनिटी, यू। थैंक यू केतन भाई। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.